आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजी ग्रुप MZW में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का भूगोल विषय। आज हम करेंगे इसका अध्याय नंबर 5 जिसका नाम है जनसंख्या, और इसमें हम प्रवास और मानव विकास के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं जनसंख्या प्रवास के बारे में। सबसे पहले इसकी संकल्पना। मानव एक सामाजिक प्राणी है और साथ साथ में ये एक गतिशील प्राणी भी है, और ये अपने आदिम समय से ही गति करता रहा है, यानी इधर उधर प्रवास में सक्रिय रहा है। अब तक मानव ने विभिन्न प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों से प्रभावित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास किया है, और अब वर्तमान समय में गतिशीलता के अधिक अवसर उपलब्ध हैं, तो स्थानांतरण मानव की इच्छा का कारण बनता है। यानी पूर्व में मजबूर होकर मानव प्रवास करता था, परंतु अब अपनी इच्छा से प्रवास करता है। इसी कारण से अब वर्तमान समय में प्रवास मनुष्य के परिवर्तन के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि उसके बसने के लिए चुने गए स्थानों और छोड़े गए स्थानों के हिसाब से देखा जाता है। और इस दृष्टि से दोनों ही, जहाँ पर छोड़ता है स्थान और जहाँ पर वो पहुँचता है, दोनों ही समाजों के सामाजिक, व्यावसायिक और जनसांख्यिकी संरचना में भी परिवर्तन होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी परिभाषा दी है कि प्रवासन एक प्रकार की भौगोलिक या स्थानिक प्रवासिता है, जो एक भौगोलिक इकाई तथा दूसरी भौगोलिक इकाई के मध्य देखने को मिलती है, और जिनमें रहने का मूल स्थान अथवा पहुंचने का स्थान दोनों भिन्न होते हैं। और इस प्रकार का प्रवासन अधिकतर स्थायी होता है, क्योंकि वो स्थायी रूप से जाके बस जाता है। एक है बोग महोदय, इन्होंने भी इसको परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। इनके अनुसार एक मानव समुदाय या समूह द्वारा अपने स्थान को त्याग कर, जहाँ पर वो पहले से निवास कर रहा है उसको त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहना या बसना ही प्रवासन कहलाता है। बड़ी साधारण सी परिभाषा इन्होंने दी है, तो इस परिभाषा को आप याद रखेंगे परीक्षा की दृष्टि से। बोग महोदय, आपसे परिभाषा ये देखकर पूछा जा सकता है कि इस प्रकार की परिभाषा किसने दी है, तो वो बोग महोदय ने, या बोग महोदय की परिभाषा बताइए प्रवासन के ऊपर, तो आप इसको लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रवास के प्रकार, यानी प्रवास कितने प्रकार का होता है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो प्रवास के दो भेद देखने को मिलते हैं, उत्प्रवास और आप्रवास। उत्प्रवास हम कहेंगे स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक स्थान से मनुष्य दूसरे स्थान को जाते हैं, यानी जानना, गमन करना एक तरह से। जिस प्रकार से विश्व में यूरोप से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में गमन हुआ, यानी जिस स्थान से लोग जाते हैं वो वहाँ के लिए उत्प्रवासी होते हैं, और उत्प्रवास इसे ही कहा जाता है। फिर है दूसरा भेद इसका आप्रवास, यानी किसी स्थान पर आना, आगमन की प्रक्रिया जिसके द्वारा बाहरी स्थानों से, यानी दूसरे स्थानों से मानव किसी प्रदेश या स्थान के अंदर आते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका में ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस आदि देशों से मनुष्यों का आप्रवास होता रहा है। यानी उत्प्रवास जिस स्थान से व्यक्ति जाता है, और आप्रवास जिस स्थान पर व्यक्ति पहुंचता है यानी आता है, ये रहता है। नेक्स्ट है मानव प्रवास के पक्ष,
यानी किस प्रकार से हम देख सकते हैं, इसका अध्ययन कैसे कर सकते हैं। तो विभिन्न पक्षों में इसका अध्ययन किया जाता है मानव प्रवास का। प्रवसन का क्षेत्र, अवधि, प्रवसन करने वाले लोगों की संख्या, आयु, लिंग, धर्म, जाति, प्रजाति आदि ये प्रमुख होते हैं। और कुल मिलाकर जनसंख्या प्रवास के 5 पक्ष होते हैं: देश पक्ष, काल पक्ष, कारण पक्ष, संख्या पक्ष और स्थिरता पक्ष। सबसे पहले देश पक्ष की बात करें तो देश पक्ष उस स्थान से संबंधित है कि किस महाद्वीप से किस महाद्वीप में प्रवास हुआ है या किस देश से दूसरे देश में प्रवास हुआ है, इसको हम देश पक्ष से संबोधित करते हैं। दूसरा है काल पक्ष, यानी कितने समय के लिए प्रवास हुआ है। मतलब कुछ लोग दैनिक प्रवास करते हैं, रोज किसी कार्य के लिए जाते हैं और फिर आ जाते हैं। कुछ मौसमिक प्रवास करते हैं, कुछ सीजनली कार्य के लिए वो किसी क्षेत्र में पहुंचते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। कुछ लोग स्थायी रूप से दूसरे जगह पे जाके बस जाते हैं, तो ये काल पक्ष रहता है। फिर है कारण पक्ष कि व्यक्ति ने प्रवास या व्यक्तियों ने प्रवास जो है वो किस कारण से किया है। राजनीतिक कारक है, भौगोलिक कारक है, सामाजिक कारक है, या वर्तमान समय में जिस प्रकार से रोजगार के लिए भी प्रवास किया जाता है, तो किस कारण से प्रवास हुआ है, ये कारण पक्ष रहता है। संख्या पक्ष में हम देखते हैं कि कितनी संख्या में प्रवास हुआ है। और स्थिरता पक्ष में ये माना जाता है कि वो व्यक्ति स्थायी रूप से जाके बसा है या अस्थायी रूप से उसने प्रवास किया है। तो ये महत्वपूर्ण 5 पक्ष होते हैं। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि प्रवास किसे कहते हैं, तो आप उसकी परिभाषा देंगे कि किसी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसना ही प्रवास है। और प्रवास के भेद कितने होते हैं, तो 2 भेद होते हैं, उत्प्रवास और आप्रवास। और पक्ष कितने होते हैं, तो पक्ष होते हैं 5: देश पक्ष, काल पक्ष, कारण पक्ष, संख्या पक्ष और स्थिरता पक्ष। इसके बारे में आप इसे लिखेंगे। ये चित्र या डायग्राम इसी पक्ष से संबंधित तथ्य को समझाता है कि स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि हम बात करें तो देश पक्ष यानी अंतर महाद्वीपीय है, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय या स्थानीय, किस प्रकार से प्रवास हुआ है। फिर कितने समय, दीर्घकालीन स्थानांतरण हुआ है, सामयिक यानी कुछ समय के लिए हुआ है, या दैनिक रूप से प्रवास हुआ है। फिर संख्यक पक्ष की बात करें तो वृहद संख्यक है, मध्य संख्यक है या अल्पसंख्यक है, यानी थोड़ी मात्रा में लोगों का प्रवास हुआ है। फिर अगर हम स्थिरता की दृष्टि से देखें तो स्थायी प्रवास हुआ है या अस्थायी प्रवास हुआ है। इस प्रकार से स्थानांतरण के प्रकार, यानी जो स्थानांतरण होता है उसके कितने प्रकार होते हैं। प्रवास मुख्य रूप से एक देश या एक महाद्वीप से दूसरे देशों या एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों में होता है। और इस दृष्टि से देखें तो इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण, जब एक देश से दूसरे देश में या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में प्रवास होता है तो वो इसी श्रेणी में आता है। दूसरा है अंतर्देशीय स्थानांतरण, जब एक ही देश के भीतर एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जनपद से दूसरे जनपद, एक गांव से एक नगर से एक गांव में प्रवास होता है तो उसको अंतर्देशीय प्रवास कहा जाता है। सर्वप्रथम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की कि विभिन्न जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हुए हैं विश्व में वो किस प्रकार से हुए हैं। विश्व में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में या एक देश से दूसरे देश में लोगों के होने वाले प्रवास को, जैसे मैंने पहले बताया, कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। आपसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के बारे में भी पूछा जा सकता है कि किसे कहते हैं। लोगों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थानांतरण अधिकतर किस कारण से हुआ है? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कारणों से हुआ है। और वर्तमान समय तक, प्राचीन काल से आज तक, मनुष्य किसी न किसी कारण से प्रभावित होकर स्थानांतरण हमेशा करता रहा है। और वर्तमान समय की बात करें तो इसमें, जैसे मैंने पहले आपको बताया, कि रोजगार प्राप्ति के लिए भी प्रवास किया जाता है।
अब हम बात करते हैं विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण के बारे में कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण हुआ है विश्व में। यूरोपीय प्रवास, इसमें सर्व प्रमुख है यूरोपीय प्रवास। यूरोप महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग से दूसरे देशों में प्रवास अधिक हुआ है। यानी अगर हम ये माने कि यूरोपीय क्षेत्र ये है, तो इस भाग से यानी उत्तरी पश्चिमी भाग से प्रवास अधिक हुआ है। और इस क्षेत्र के लोग समुद्री मार्ग से होकर 12वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक विश्व के अनेक देशों में जाके स्थायी रूप से रहने लगे, क्योंकि यूरोप महाद्वीप में संसाधनों की कमी आई। जीवन स्तर गिरने के दबाव के कारण यहाँ से लोगों का प्रवास हुआ विश्व के दूसरे ज्ञात क्षेत्रों की ओर। और यूरोप के लोग पश्चिमी भाग में समुद्र तट पर स्थित देशों यानी इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, नीदरलैंड, इन क्षेत्रों से समुद्री मार्ग से होकर अफ्रीका, एशिया और अब अमेरिकी महाद्वीप के देशों में प्रवासित हो गए। और अपनी उच्च तकनीकी के कारण वहाँ पर जाकर इन लोगों ने संसाधनों का अति तीव्र गति से दोहन किया, क्योंकि इनको वो तकनीक इनके पास मौजूद थी। और वहाँ के लोग जो थे पहले से जो बस रहे थे अफ्रीका, एशिया और अमेरिकी देशों में, उनसे इनको तकनीकी ज्ञान ज़्यादा था। इसलिए ये इन्होंने वहाँ जाकर संसाधनों का बहुत तेज़ गति से दोहन किया। यूरोपीय देशों के नागरिक यहाँ से स्थानांतरित हो गए, विश्व के 2 मुख्य भागों में जाके बसे। यानी अब तक हमने देखा कि सर्वप्रथम है यूरोपीय प्रवास, और यूरोप के भी उत्तर पश्चिमी भाग से लोगों का प्रवास ज़्यादा हुआ। और इन्होंने अफ्रीका, एशिया और अमेरिकी महाद्वीप के देशों में प्रवास किया। अब ये जो स्थानांतरण इनका था, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के समुद्र तटीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहाँ पर सुगमता से जाया जा सकता था, यानी आसानी से पहुँचा जा सकता था, उन क्षेत्रों में। एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित देश, यहाँ आकर इन लोगों ने यानी यूरोपीय लोगों ने कपास, गन्ना, गरम मसाले, तंबाकू, कहवा, चाय, चावल आदि व्यापारिक फसलों का उत्पादन प्रारंभ किया। और ये जो फसलें थीं, इनके बागानों में मजदूरी करवाने के लिए यूरोपीय लोग जो थे अन्य देशों से बंधुआ मजदूर भी पकड़कर लाते थे। एक तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र थे, दूसरे क्षेत्र थे शीतोष्णकटिबंधीय। और इन क्षेत्रों की जलवायु यूरोपीय जलवायु के अनुकूल ही थी, क्योंकि ऐसी जलवायु में ये पहले रहते थे। तो वहाँ पर ये लोग स्थायी रूप से जाके बसे। और इन क्षेत्रों में जनसंख्या भी इनसे पहले बहुत ही विरल थी, यानी ये जब जाकर वहाँ पर बसे, इससे पहले बहुत ही विरल जनसंख्या वहाँ पर मौजूद थी। और इससे वहाँ पर बसने में इनको कोई कठिनाई नहीं हुई। ऐसे क्षेत्र थे उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये ऐसे देश थे जहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध में इन लोगों की संख्या आज भी अधिक पाई जाती है। यूरोपीय देशों का दूसरे देशों में प्रवास प्रारंभ हुआ, जैसे हमने पहले देखा 12वीं सदी से हुआ, लेकिन 1820 से पूर्व बहुत ही कम था, बहुत ज़्यादा प्रवास नहीं था। उसके बाद बढ़ती जनसंख्या और आर्थिक नुकसान या आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण 1820 से 1940 के मध्य लगभग 6 करोड़ से अधिक लोग विश्व के अन्य देशों में जाके स्थायी रूप से बस गए। ये यूरोपीय लोग थे। संयुक्त राज्य अमेरिका निश्चित ही सबसे ज़्यादा बड़ा प्राप्त करता था, यानी वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये लोग पहुँचे। और 1840 से 1914 के बीच इसने 5 करोड़ लोगों को शरण दी, जिनसे 4 करोड़ लोग अंतिम 34 वर्षों में ही
आए थे। यानी जो यूरोपीय प्रवास हुआ उसका सबसे बड़ा क्षेत्र था संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। ये तो था यूरोपीय प्रवास। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रवास हुआ एशियाई देशों से। और मानव शास्त्री जितने भी है वो ये मानते हैं कि जो मानव प्रजाति की उत्पत्ति हुई है वो मध्य एशियाई भाग में हुई है। और उसके पश्चात जैसे ही जलवायु की दशाएं परिवर्तित हुई और नवीन प्रजाति द्वारा प्राचीन प्रजाति को वहाँ से बाहर खदेड़ने के कारण बहुत पुराने समय में यानी प्रागैतिहासिक काल में मध्य एशिया, जहाँ पर प्रजातियों की उत्पत्ति हुई, यहाँ से विभिन्न प्रजातियाँ प्रवासित होकर विश्व के विभिन्न भागों में जाकर स्थायी रूप से बस गई। यानी पुराने समय की बात बताई जा रही है कि एशियाई देशों से प्रवास हुआ था। यानी सब जगह विश्व में जितने भी लोग मिलते हैं वो मध्य एशियाई जातियाँ ही है। 18वीं शताब्दी की बात करें तो बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण चीन, भारत और जापान, ये 3 देश ऐसे थे, इनके लोग अपने पड़ोसी देशों में, यानी यूरोपीय जो थे वो तो दूसरे महाद्वीपों में गए, लेकिन चीन, भारत और जापान के लोग अपने पड़ोसी देशों में प्रवासित हो गए और वहाँ पर स्थायी रूप से रहने लगे। क्योंकि उस समय की बात करें तो उस समय उन पड़ोसी देशों में जनसंख्या बहुत ही कम थी। चीन से बहुत सारे लोग 20वीं शताब्दी के पहले यानी पूर्व में एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित देशों मंचूरिया, कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस और म्यांमार आदि बहुत ही कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जाके स्थायी रूप से बस गए। ये पड़ोसी देश जो थे, इनके अलावा चीनी लोग अमेरिका, अफ्रीका देशों में भी जाके स्थायी रूप से बसे। जापान एक छोटा देश था, इसलिए यहाँ पर प्रारंभ से ही जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा रहा और यहाँ से लोग 1880 से 1900 के मध्य हवाई द्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, मंचूरिया, कोरिया और मलेशिया देशों में प्रवेशन कर गए। यानी जापान से लोग इन देशों में गए। अब बात करते हैं भारत की। तो भारत से लोगों का समीपवर्ती देशों में प्राचीन काल से अपने धार्मिक उपदेशों के प्रचार के लिए कई लोग विभिन्न देशों में गए। खास करके बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए बौद्ध भिक्षु प्राचीन काल में म्यांमार, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि देशों में प्रवेशन कर गए। और जब भारत में अंग्रेज़ों का शासनकाल था, उस समय अंग्रेज़ों ने अपने कृषि बागान जो दूसरे देशों में मौजूद थे वहाँ पर मजदूरी करवाने के लिए भारतीयों को लेके गए ये, और वो क्षेत्र थे दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, फिजी, त्रिनिडाद, यहाँ पर ये स्थानांतरित किया और वो बाद में वहीं के स्थायी निवासी हो गए। इसी वजह से इन देशों में भारतीय मूल के लोग वर्तमान समय में भी रहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मुख्य जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है वो 2 दिशाओं में हुआ है, 2 दिशाओं से हुआ है। एक पहला यूरोप, इस क्षेत्र से भी अगर हम बात करें तो यहाँ के लोग, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है कि एक तो ये उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में यहाँ पे सबसे ज़्यादा आए। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका जो उसके तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग आए। और इसके बाद में इसी दूसरे समुद्री मार्ग से होकर ये ऑस्ट्रेलिया में पहुँचे और न्यूजीलैंड में पहुँचे। और इसके अलावा ये लोग भारत आदि इन देशों में भी इन्होंने प्रवास किया। तो यूरोपीय प्रवास सबसे पहले दिखाई देता है, उसके बाद जो भारतीय और चीनी और जापानी जो प्रवास है वो देखने को मिलता है विश्व में बड़े स्तर पर। चीन के जो लोग थे वो नज़दीकी देशों के अलावा कनाडा और यूएसए आदि देशों में भी गए। इसी प्रकार के से जापान भी पड़ोसी देशों के अलावा इन देशों में पहुंचा और भारत के भी पड़ोसी देशों में प्रवास हुआ। इसके अलावा अभी जो हमने बात की दक्षिणी अफ्रीका, त्रिनिडाद,
फिजी आदि द्वीपों में भी भारतीय लोगों को अंग्रेज़ों ने वहाँ ले जाकर बसाया था। तो इस प्रकार से मुख्य जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है वो हमें देखने को मिलते हैं कि यूरोप से प्रवास हुआ और एशियाई देशों से अधिकतर प्रवास हुआ है। इसके बाद बात करते हैं अंतर्देशीय स्थानांतरण। एक ही देश के विभिन्न राज्यों या प्रदेशों के मध्य लोगों का जब स्थानांतरण होता है तो उसको आंतरिक प्रवासन भी कहा जाता है। अंतर्राज्यीय प्रवास एक ही देश के विभिन्न भागों के मध्य इस प्रकार का प्रवासन होता है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक राज्य से दूसरे राज्य में, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा से कई लोग आकर दिल्ली बस गए, राजस्थान से बहुत से लोग जो थे वो महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों में जाकर बस गए। तो ये था अंतर्राज्यीय प्रवास। भारत के अलावा अगर अपने यूएसए की बात करें तो इसके प्रारंभ में लोग जो थे वो पूर्वी प्रांतों में ही ज़्यादातर लोग निवास करते थे, और जैसे जैसे यातायात सुविधाएं और जनसंख्या का दबाव बढ़ने लगा तो यहाँ के लोग यानी पूर्वी प्रांतों के लोग पश्चिमी प्रांतों की ओर प्रवासन कर गए। इसी प्रकार से रूस में 1917 की जब क्रांति आई तो उसके बाद में रूसी लोग पूर्वी और पश्चिमी भाग से साइबेरिया के कृषि फार्मों में जाकर बस गए। अतः इस प्रकार से हम देखें तो प्रत्येक देश के जो लोग होते हैं वो एक प्रांत से दूसरे प्रांत की ओर जाते हैं व्यापार, उद्योग, कृषि, खनिज आदि कार्यों के लिए। दूसरा इस कैटेगरी का प्रवास होता है अंतर्देशीय जो प्रवास होता है उसमें स्थानीय प्रवास, यानी पहला था अंतर्राज्यीय प्रवास, दूसरा स्थानीय प्रवास। स्थानीय प्रवासन में लोगों का स्थानांतरण देश में एक ही प्रांत यानी जिस प्रकार से राजस्थान है तो राजस्थान में ही विभिन्न जनपदों के मध्य होता है। ग्रामीण लोग शहरों में मजदूरी करने के लिए या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। इसी प्रकार से एक ग्राम से नगर की ओर या नगर से ग्रामीण की ओर भी हो सकता है ये प्रवास, क्योंकि नगरों में जो सुविधाएं मिलती है वो इनको आकर्षित करती हैं और इस प्रकार से ये स्थानीय प्रवास की श्रेणी में आता है। एक उदाहरण दें तो मुंबई के अंदर हजारों लोग जो हैं वो प्रतिदिन यानी रोजाना 100 से 200 किलोमीटर तक प्रवास करते हैं। प्रवास के परिणाम, जिस प्रकार से हमने देखा कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हमेशा ही मानव बसता रहा है, तो इससे क्या परिणाम निकलता है? जनसंख्या का नंबर एक है, जनसंख्या का संतुलन बिगड़ता है। कैसे बिगड़ता है कि जिस स्थान से लोग जाते हैं वहाँ की जनसंख्या कम हो जाती है और जहाँ पर जाके बसते हैं वहाँ की जनसंख्या अधिक हो जाती है। जिस प्रकार से उत्तरी अमेरिका में पहले जनसंख्या बहुत ही विरल थी और यूरोप में जनसंख्या ज़्यादा थी, तो यूरोपीय लोग वहाँ पर पहुँच गए तो यूरोप में जनसंख्या थोड़ी कम हो गई और उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या बढ़ गई। दूसरा इसका प्रभाव होता है संस्कृति का प्रसार, यानी जो प्रवासी लोग होते हैं वो अपने साथ अपनी तकनीक, धर्म, परंपराएं, रीति रिवाज और भाषा भी साथ में लेकर जाते हैं, जिसका यानी उन सब चीज़ों का प्रभाव स्थानीय लोगों के ऊपर पड़ता है और उस स्थान की जहाँ पर ये जाते हैं वहाँ की संस्कृति का प्रभाव प्रवासित लोगों के ऊपर भी पड़ता है। यानी जहाँ पर जाके ये लोग बसते हैं वहाँ पर भी ये अपना प्रभाव डालते हैं और ये खुद भी उससे प्रभावित होते हैं और ये अपनी तकनीकी ज्ञान का उपयोग करके वहाँ के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाते हैं। अगर जो प्रवास करने वाले लोग हैं यानी एक क्षेत्र में जो लोग पहुँचे हैं, अगर उनका तकनीकी ज्ञान अधिक है तो वो वहाँ आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाएंगे। तीसरा प्रभाव, प्रवासी लोगों की वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, भाषा आदि के अनुसार ही उस क्षेत्र में विशेष संस्कृति धीरे धीरे परिवर्तित हो जाती है।
जिस प्रकार से हम देखें कि अंग्रेज़ों के आगमन से हमारी भारतीय संस्कृति परिवर्तित हो गई, क्योंकि उससे पहले भारतीय संस्कृति अलग प्रकार की थी, फिर अंग्रेज़ों के आने के वजह से यहाँ की संस्कृति परिवर्तित हो गई। चौथा प्रवास से संबंधित कारकों में है कि प्रवास के कारण जनसंख्या दबाव, बेरोजगारी, निर्धनता आदि की समस्याएं बढ़ जाती हैं, जबकि जिस देश या स्थान से लोग प्रवासन करते हैं वहाँ इन समस्याओं में कमी आने लगती है। और नंबर 5 है प्रवासी लोगों की कार्यकुशलता, तकनीकी ज्ञान आदि के कारण उन क्षेत्रों के आर्थिक संसाधनों के विद्वान से उस देश या स्थान का आर्थिक स्तर उच्च हो जाता है। जिस प्रकार से यूरोपीय लोगों के आने से अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया आदि विकसित राष्ट्र बने हैं। तो ये था हमारा प्रवास से संबंधित अध्ययन। आज की कक्षा में हम जनसंख्या का प्रवास ही पढ़ेंगे। अगली कक्षा में हम जानेंगे मानव विकास संकल्पना के बारे में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे जो विद्यार्थी हैं उनको भी इसके बारे में बताइए। धन्यवाद।